हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के एक चैप्टर देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन देखने वाले हैं जो कि फिजिक्स 11 का एक चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन को पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे और एकदम टू द पॉइंट वाइज चलेंगे, जिससे सारा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा जो आपसे नहीं होता है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। 1% भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1% भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली टू द पॉइंट इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बेसिक से लेके और टॉप पॉइंट तक, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे नीट में या फिर जेई में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? तो ग्रेविटेशन को जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि मास क्या होता है। मास एक प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है। ठीक है, मास के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। यह एक प्रॉपर्टी होता है बॉडी का, जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। हमारे में मास है, आप में मास है, तभी हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा, अर्थ के द्वारा हम लोग खींचे जाते हैं नीचे की तरफ। अगर हम लोग कूदेंगे, ऊपर की तरफ जंप मारेंगे, तो फिर हम लोग नीचे धरती पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन होता है। तो ये हो गया हमारे बेसिक बातें। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? तो यहाँ इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। उनमें मास है, तो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वो खींच रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तुम हो, हम हैं, ठीक है, तुम्हारी पड़ोसी हैं, ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तुम पूछोगे कि अट्रैक्ट तो कर रहे हैं हम दोनों, तो फिर पास क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखो, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मास इतना कम है कि एक्सेलरेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो हमें बहुत छोटे मास को अट्रैक्ट कर लेती है। अर्थ के तुलना में हम लोग बहुत बहुत छोटे हैं। मास हम लोग के अर्थ के तुलना में 0 हो सकता है, 10⁻�0 बोल सकते हैं। क्लियर है? जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पुल कर लेती है, लेकिन हम एक दूसरे को पुल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहे हैं, तुम भी लगा रहे हो एक दूसरे पे। तुम भी अर्थ को खींच रहे हो और अर्थ भी तुम्हें खींच रहा है। जितना फोर्स से अर्थ खींच रहा है, उतना ही फोर्स से तुम खींच रहे हो, लेकिन तुम्हारा मास कम है, जिसके कारण तुम चले जाते हो अर्थ के तरफ, अर्थ तुम्हारे तरफ नहीं आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक मास, जिसमें मास है, हर एक बॉडी में वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ये सबसे कम होता है नेचर में। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर है? अब ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हमेशा अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव यानी कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि मास न तो पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है। मतलब कि मास का कोई दूसरा वेरिएंट नहीं होता है। तो मास का अगर दूसरा वेरिएंट नहीं होता है, लेकिन चार्ज का दूसरा वेरिएंट होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन उसमें होता है। मास में ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव बात ही नहीं होती है, जिसके कारण हमेशा ये अट्रैक्टिव होता है। अब देखो, ग्रेविटेशनल जो होता है फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स से, ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक से बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इसका प्रॉपर्टी हम कुछ देखते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो पहली बात तो ये पॉइंट मास के लिए था, या फिर स्फेरिकल मास के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये प्रूव्ड नहीं किया जा सकता है, ये केवल वेरीफाई किया जा सकता है। हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, और फोर्स जो है सबसे छोटा है, सबसे वीक है नेचर में। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। क्लियर है? मतलब कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो
तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो ये लॉन्ग रेंज होगा, मतलब कि इसका असर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो सकता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज हो सकता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो सकता है, और ये सेंट्रल है। सेंट्रल कहने का अर्थ है कि ये सेंटर पे वर्क करता है। जैसे स्फीयर है तो स्फीयर के सेंटर पे फोर्स लगता है, पॉइंट मास है तो उसके सेंटर पे ये फोर्स लगेगा, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दो मास है, ठीक है, उस मास का फोर्स m है, दो मास के बीच फोर्स m है। अगर हम दोनों मास को हम लोग पानी में लेके चले गए, अब बताओ फोर्स क्या होगा, तो फोर्स F ही रह जाएगा, मतलब कि फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेडिएटेड बाय ग्रेविटेशन, अब ये ग्रेविटेशन के द्वारा मेडिएटेड होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशन क्या होता है, मीडियम होगा। अब इसका बात करें तो ये एक ऐसा रीजन है जिसके कारण यूनिवर्स जो है स्टेबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अपना यूनिवर्स, ठीक है, अपना प्लैनेट, अपना मून स्टेबल है एक जगह पे, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ये रिपल्सिव कभी नहीं हो सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में रिपल्सन का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F12 फोर्स बिटवीन 1 2 के बीच, ये m1 है ये m2 है, तो दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वो नेगेटिव में होगा F21 के, F1 का 2 पे जो फोर्स होगा वो F21 के नेगेटिव में होगा। देखो ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से फोर्स अपोजिट होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इनका मैग्नीट्यूड का बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। इतनी बातें हमें समझ आ गई कि F12 या फिर F21 इसका मैग्नीट्यूड या फिर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 और m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। अब हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डाल दें तो ये इक्वल में आ जाएगा m1 m2 g m1 m2/r²। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि g किस पे डिपेंड करता है, मास पे या फिर रेडियस पे, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए जी का वैल्यू जो होगा 6.67 इंटू 10⁻⁸ ग्राम पर मीटर होगा। ठीक है, अब हमें इसके डेटा से मतलब नहीं है, डेटा आपको सीधे सीधे एग्जाम में दे के भेजेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका डेटा दे चुका है। अब ये ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट है, इसका यूनिट से हमें मतलब है। ठीक है, तो इस जी का वैल्यू देखो, जी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन रख दो, और ये m1 m2 को इधर लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और ये r² इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। डायमेंशन कितने बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसके डायमेंशन जरूर कर लेना। यहाँ पे मास है, ठीक है, मास का पावर -1 हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का पावर L का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड का पावर -2 है, तो सेकंड क्या है, टाइम है, तो t का पावर -2 हो जाएगा। देखिए SI यूनिट में क्या होगा, इसका मास, इसका यूनिट kg पर kg मीटर क्यूब सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप kg में भी दे सकता है, kg सेंटीमीटर में भी दे सकता है, या फिर इसमें देगा तो इसमें कन्वर्ट आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर kg पर kg है, तो मास का पावर -1, और यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ का पावर 3 और t का पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स में है -2 है। अगर ग्राफ का बात करें फोर्स और मास के बीच का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे ग्राफ का बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो ग्राफ होगा अपना फोर्स और मास के बीच
ओ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है F12 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? फोर्स। तो यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेशन करेगा F और R के बीच। क्लियर है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब एक जगह पे कई तरह के फोर्सेस आएंगे तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। अब जब F नेट होगा किसी भी, यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स इस पे बोले तो एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है। देखो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इसके बीच में कोई असर नहीं करेगा। जितना फोर्स इसमें लगेगा वो इस पे कोई असर नहीं करेगा। तो जब हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो F नेट का वैल्यू हमें मिल जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 हम लोग इजीली निकाल के वेक्टरली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर के तौर पे हम ऐड कर सकते हैं। याद रखना, इसको वेक्टर सम करेंगे, फोर्स है। क्लियर है। तो इस पे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जीरो कॉन्सेप्ट, मतलब दो मास है, ठीक है, मास इनका सेम है, ठीक है, मास अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मास m है, एक का मास m है और दूसरा का मास nm है। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अब इनमें पूछेगा कि एक का मास m है और दूसरा का मास 4m है। अब बताइए कौन सा पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए। तो इसको निकालने के लिए मान लो x कहीं पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो रहा है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जीरो हो रहा है फोर्स। क्लियर। ये टोटल डिस्टेंस d और डिवाइड करेंगे √n प्लस 1 करेंगे। n क्या होगा, इस वाले का जो n होगा ये यहाँ पर √अंडर करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, ठीक है, यहाँ पे 4m होता, तो x का वैल्यू जो होता 2 + 1 3 d/3 पोजीशन पे, मतलब ये डिस्टेंस के 1/3 पे क्या हो जाता, हमारा फोर्स जीरो हो जाता। क्लियर है। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे हम कहाँ पे ऐसा पॉइंट चार्ज रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, जहाँ पे फोर्स जीरो हो जाए। ये पूछेगा आपसे कि दो मास है, एक है m और एक है 4m, और बताइए कि कौन सा ऐसा जगह है उनके बीच में जहाँ पे हम लोग पॉइंट मास रखें तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए जो दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा d और इसका जो n होगा और √अंडर रख के +1 करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ पे हम पॉइंट मास को रखेंगे तो वहाँ का फोर्स जीरो हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी m मास। ठीक है, ये छोटा वाला मास से है डिस्टेंस। तो छोटा वाला मास से जब डिस्टेंस मिल जाएगा तो d में से हम लोग x को घटा लेंगे तो बड़ा वाला मास से भी हमें डिस्टेंस मिल जाएगा कि कहाँ पर जीरो होगा। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ये बराबर होता है g इंटू मास, बड़ा वाला मास, मतलब कि जिस पे हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। अगर अर्थ का इंटेंसिटी निकालना हो तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ रखेंगे और यहाँ पर रेडियस रखेंगे उसके। क्लियर है। तो इंटेंसिटी निकालना है तो फोर्स पर यूनिट मास। अब फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हम लोग आगे देखते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये वेक्टर है। ठीक है, ये इंटेंसिटी जो है अपना क्या है, वेक्टर है। क्लियर है। अब ये डायरेक्शन होगा किस, पैरेलल टू द फोर्स, फोर्स के पैरेलल में डायरेक्शन होगा। फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा उसी के पैरेलल में इसका भी डायरेक्शन होगा। अब यूनिट इसका देखें तो न्यूटन, ये पर केजी होगा, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और मास का केजी। तो ये डायरेक्शन यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन पर केजी। डायमेंशन का बात करें तो न्यूटन का रख लो। न्यूटन के क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपने डायमेंशनल फार्मूला वीडियो देखना है तो चैनल पे जाइए, चैनल पे डायमेंशनल फार्मूला का वीडियो है, आप देख सकते हैं। और वैसे में मैं
अगर आप कहोगे कमेंट करोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायमेंशन इसका देखें तो MLT-2 न्यूटन का होगा, न्यूटन यानी कि फोर्स का, और मास का यहाँ केजी रखती है, ये कट जाएगा LT-2 जो कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। अब पॉइंट मास के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं तो वही F/m होगा Gm/r²। कोई भी पॉइंट मास होगा इसके वजह से, ठीक है, ये एक पॉइंट मास है, इसके वजह से r डिस्टेंस पे हम लोग पूछेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो Gm/r² हो जाएगा। अब आते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। तो हॉलो स्फीयर का क्या सीन है कि अगर ये अपना क्या है हॉलो स्फीयर, इसके अंदर खोखला है, तो हॉलो स्फीयर जब r> होगा, देखो ये छोटा वाला r इस r से बड़ा होगा, इसके r से जब बड़ा होगा, मान लो यहाँ पे कोई डिस्टेंस दे दिया 50 मीटर और इसका r जो है 10 मीटर है, तब हम लोग जब यहाँ पे निकालेंगे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस स्फीयर के कारण यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये आउटसाइड में हो जाएगा -Gm/r², और ये डायरेक्शन जो होगा r कैप में होगा। मतलब कि r कैप इस तरफ फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स इसके तरफ r के तरफ लगेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव में रखे हुए हैं, ठीक है। और ये रेडियस इसका किधर है, इस तरफ है, रेडियस इधर है और फोर्स इधर लगेगा, इसीलिए इसको लिख रहे हैं नेगेटिव में -Gm/r²। समझ आया। अब देखो सरफेस पे क्या होगा, जब r ये वाला r इस वाले r का बराबर हो जाएगा, तब हम लोग जब इंटेंसिटी लिखेंगे तो -Gm/r² और ये r कैप होगा। नेगेटिव लगाए हुए हैं मतलब कि रेडियस इधर होगा और अपना अट्रैक्शन इधर, फोर्स इधर होगा, इसीलिए हम लोग माइनस यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो -Gm/r², ये m क्या है तो मास ऑफ हॉलो स्फीयर है, याद रखना ये m क्या है, मास ऑफ हॉलो स्फीयर, ये मास ऑफ हॉलो स्फीयर। g तो वही अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये r इसका क्या है r कैप, इसका रेडियस के डायरेक्शन की तरफ बता रहा है, और नीचे क्या है r², मतलब ये r इस r के बराबर हो गया तो नीचे r² होगा। यहाँ पर ये r ये वाला r हम लोग लिए थे तो नीचे r² हो गया था। क्लियर है। अगर इन साइड देखें तो इन साइड कोई भी मास नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी अगर इन साइड देखें तो कोई भी मास नहीं है, अगर कोई भी मास नहीं है, अगर सपोज दैट अगर हमारा अर्थ हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, तो अगर हम अंदर चले जाते अर्थ के तो वहाँ पर कोई मास नहीं होता, और वहाँ पर हम क्या होते हैं, वहाँ पर हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब ग्रेविटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इन साइड में जब r <r हो जाएगा तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी देखना है तो इन साइड में देखना है, ठीक है। तो ये इन साइड में जब होगा तो Gm स्मॉल r/r³ ये r कैप के बराबर होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। आउटसाइड के एरिया में मान लो ये अपना r है और यहाँ पर कहीं पे हमें निकालना है, ये छोटा वाला r, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सॉलिड है। सॉलिड स्फीयर में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये हम लोग ये वाला मास तो कट गया, देखो r जब हम अंदर गए तो ये वाला मास क्या हुआ, यहाँ से कट गया। अब इतना ही मास, ये वाला जो अंदर का मास है उतना ही फोर्स लगाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो यहाँ पर हमें डिराइव नहीं करने देगा एग्जाम में, डिराइव करने के लिए नहीं पूछेगा, तो हम डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे। और ये जो डायरेक्ट हमने निकाला तो ये G तो वही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास इस सॉलिड स्फीयर का कंप्लीट मास, ठीक है, और इसका r³ के बराबर होगा, और ये r कैप के डायरेक्शन में। देखो इसका डायमेंशनल देखोगे, डायमेंशनल फार्मूला तो ये l का है और ये l³ है, तो l से l कट जाएगा, ये l² हो जाएगा। मतलब कि हमें डायमेंशन उसी का मिल जाएगा, किसका, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन होगा वही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर हम इसको अर्थ के तरह होता है, ठीक है, ये इंटेंसिटी जो होगा, ये जो सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी होगा उस सेम एज अर्थ होगा। कैसे, क्योंकि अर्थ भी क्या है, सॉलिड है। बस हमें यहाँ पे मास रखना है अर्थ का, हमें ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि G का वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये सॉलिड स्फीयर में कोई पॉइंट आउटसाइड होगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट रख दिया मैंने, और इसका डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से इसका क्या है, r है, ठीक है, सेंटर से छोटा वाला r है। तो ये यहाँ पर अगर इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे, सेम वही लगाएंगे जो हम पॉइंट मास के लिए लगाए थे। तो ये हो जाएगा
जी, और m मास होगा इसका सॉलिड स्फीयर का, और r स्क्वायर जो ये सेंटर से डिस्टेंस है यहाँ तक का वो हो जाएगा। और होगा कैसे? नेगेटिव में होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव में होगा, मतलब इंटेंसिटी कैसा होगा? नेगेटिव में होगा। अब सरफेस पे अगर मैं देख लूँ, मैं तुमसे पूछ लूँ कि बताओ सरफेस पे क्या होगा, तो वही पॉइंट मास वाला फॉलो होगा रूल, और सरफेस का रेडियस हम लोग ले लेंगे, इस स्फीयर का रेडियस, ये वाला रेडियस ले लेंगे, और ये हो जाएगा -g, और m मास और r स्क्वायर हो जाएगा, और ये r कैप डायरेक्शन है। क्लियर है? अब इसका ग्राफ देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी का मॉड लिए हुए हैं हम लोग, इंटेंसिटी का मॉड लिए हुए हैं, मतलब नेगेटिव को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर रिकॉग्नाइज करते हैं नेगेटिव को तो इस तरफ से ग्राफ बन रहा होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, तो यहाँ से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ओरिजिन से शुरू होगा, ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचा, मतलब ये आर डिस्टेंस तक पहुँच चुका है। यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटेंसिटी हम लोग का बढ़ रहा है सीधे। ठीक है, और जब बढ़ रहा है, अब यहाँ से देखो जैसे ही हमने सरफेस पे आया वैसे ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगेन मैं ग्राफ समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, और मैं ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैसे बनता है वो ग्राफ वाले सेक्शन में मैं पढ़ाया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। 20-25 मिनट का ऐसे ही वीडियो होगा, आप ग्राफ वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, देखो आई, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, किसके? सॉलिड स्फीयर का बात हो रहा है। आप इसका भी निकाल सकते हैं, हॉलो स्फीयर का भी। यहाँ पे सॉलिड का बात हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये सीधे बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया है, मतलब जब डिस्टेंस इधर बढ़ाते जाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा, जिसके कारण रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब वही सेम है, g = F/m होगा, यानी कि इंटेंसिटी इनसाइड में। ठीक है, अब इनसाइड में देख रहे हैं तो क्या होगा? वही रोल होगा gmr/r³। ठीक है, और F बराबर होगा, देखो F बराबर जो होगा अंदर में जो F होगा फोर्स, वो gm r/r³। अब पर यूनिट मास से हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी, और मास से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स निकल जाएगा। मैंने बोला फोर्स पर यूनिट मास इज इंटेंसिटी, फोर्स आया G बट इंटू स्मॉल m, जो हम लोग मास ले रहे हैं 50 kg, 100 kg, 200 kg, जो हम लोग मास ले रहे हैं वो ये वाला मास है, छोटा वाला, और ये बड़ा वाला मास किसका है? तो ग्रेविटी का है, मतलब कि अपना मास ऑफ क्या है, जिसके कारण हम लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उसका मास होगा। ये आर क्या होगा? यही वाला आर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम स्फीयर, और ये हो जाएगा r³। ठीक है, जो स्फीयर का डिस्टेंस होगा वो r³ हो जाएगा। ये किस में है? अंदर में, जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड देखा था। ठीक है, अब देखो सेंटर पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0। सेंटर पे कोई मास से नहीं है, तो देखा जाए तो सेंटर पे, हॉलो स्फीयर के सेंटर पे, या फिर सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जो इंटेंसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डेप्थ के टर्म पे निकालें, कितने डेप्थ के अंदर जाएंगे। यहाँ से मान लो धरती है अपना, तो धरती से कितने नीचे जाएंगे। ठीक है, अपने सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कितने नीचे जाएंगे, तो कितना इंटेंसिटी होगा, यानी कि कितना एक्सेलरेशन होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो सेम रूल है gm/r³, और ये r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ माइनस जितना डेप्थ में हम लोग खोद के जा रहे हैं उस डेप्थ का यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे। तो ये जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो ये आ जाएगा g0, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गुने हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - d/r। ये हर जगह यूज होगा, मैं बता रहा हूँ, ये इस फॉर्मूले को आप हर जगह यूज कर सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकालने के लिए। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो g0 ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ बराबर जो g0 मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगा, मतलब अर्थ के सरफेस पे जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं उसका क्या होगा, GME क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और RE का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होगा। अब देखो जब हम लोग RE को इधर लाएंगे तो G0 इंटू RE का स्क्वायर, ये RE का स्क्वायर इधर ला दिए हम लोग, तो G0 इंटू RE का स्क्वायर इक्वल होगा G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेरिवेशन में बहुत काम आएगा हमारे। अब डेंसिटी के तौर पे देखें तो डेंसिटी के तौर पे G0 निकालना होगा तो 4/3 पाई रॉ किसका रखेंगे, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर G0 किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे G0 प्रोपोर्शनल है डेंसिटी का और रेडियस का, G जो कांस्टेंट है, पाई भी अपना कांस्टेंट है। क्लियर है, तो जब हम लोग डेंसिटी बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। क्लियर है, अब ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ में देखिए G0 एक तरफ रख दिए हमने, एक तरफ रेडियस ऑफ अर्थ रख दिए, तो G0 यहाँ पर देखिए, G0 यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/RE का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। ये किस केस में देख रहे हैं, जब मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, G0 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है RE का स्क्वायर, जब मास कांस्टेंट हम लोग रख रहे हैं। तो अब देखो डेंसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, उस कंडीशन में G0 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। कब, जब डेंसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं, जब मास कांस्टेंट रख रहे हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कब, जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा। इस पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। एक्सेलरेशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के अबव पे क्या एक्सेलरेशन होगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए GH मतलब कुछ हाइट है, अब ऊपर देखिए अपने, और कितना हाइट एज्यूम कर सकते हैं, वहाँ पर अगर हम जाएंगे और वहाँ से कूदेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए कुछ डिस्टेंस होता है जहाँ तक नहीं बढ़ता है G का वैल्यू, और उससे आगे जाता है तो G का वैल्यू बढ़ जाता है। वैसे हम लोग देखते हैं कि क्या सीन है इसका। तो देखो यहाँ पर GH जो है निकालना है तो GME, G मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और डिवाइड करेंगे, और रेडियस कितने हाइट तक गए हैं, और प्लस H अपना रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ करेंगे, और प्लस H कितने हाइट तक हम लोग गए हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि एक्सेलरेशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ मिल जाएगा। मैं बार बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे G0, ये देखिए GME है। अब मैंने यहाँ पे बताया था GME किसके बराबर होगा, G0 RE के स्क्वायर। तो यहाँ देखिए GME के बदले हमने क्या लिख दिया, G0 RE का स्क्वायर बट्टे R प्लस H, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये हाइट, जितना हाइट गए हैं हम लोग, ये भी रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। अब देखिए H जो होगा, ये H जो होगा 5 से 10 किलोमीटर तक हम जाते हैं ऊपर देखिए, और देखिए कि 10 किलोमीटर कितना एजम्पशन होगा, 10 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये G0 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये इस हाइट तक ये G0 ही रहेगा, यानी कि 9.8 होता है तो 9.8 ही रहेगा एक्सेलरेशन, ये चेंज नहीं होगा। अब 5% अगर रेडियस में हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, 5% तक बढ़ाएंगे, 10 किलोमीटर से हम लोग ऊपर चले गए हैं तो 10 से 200 किलोमीटर तक जब जाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये नकली है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग हर समय यूज नहीं कर सकते हैं, हर समय यूज कर सकते हैं ये वाला, ये हम लोग सुविधा के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल हो इजीली सॉल्व हो जाए। तो GH जब 10 से 200 किलोमीटर तक पहुंचे हैं हम लोग तो वहाँ पर GH निकालना होगा। तो G0 क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस H बटे R का पावर -2 होगा। अब जब हम लोग इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा
1 माइनस 2h/r इसके पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें बाइनोमियल थ्योरम में। कब? जब ये बहुत छोटा होगा तो 1 प्लस एक्स मतलब x एक से बहुत 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 छोटा होगा और इसके पावर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये 1 माइनस 2h/r हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमेशा काम नहीं करेगा। कब काम करेगा? जब 10 से 200 किलोमीटर तक हम लोग होंगे तब। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जब h का वैल्यू 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर और 128 किलोमीटर देगा, तब आज आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मतलब 10 से 200 किलोमीटर तक के लिए ये फार्मूला वैलिड है। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब शेप के अर्थ चेंज होने के कारण क्या वेरिएशन आता है जी में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का शेप बताओ तो आप क्या बताओगे? स्फेरिकल? नहीं, अर्थ का शेप ओवल होता है। ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होगा रेडियस ऑफ पोल से बड़ा होगा। ये देखिए ये वाला रेडियस अपना क्या हो गया? पोल का हो गया और ये वाला रेडियस इक्वेटर का हो गया। तो जो रेडियस ऑफ इक्वेटर होगा वो रेडियस ऑफ पोल से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रेडियस तो बढ़ गया तो अपना जी का वैल्यू क्या होगा? जी का वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेडियस जो होगा इक्वेटर पे वो हो गया पोल के रेडियस से 21 किलोमीटर अधिक होगा। मतलब ये वाला रेडियस इससे 21 किलोमीटर अधिक होगा। तो यहाँ पर जीई जो होगा इक्वेटर पे जीई का वैल्यू जो होगा कम हो जाएगा इसके तुलना में। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जी का वैल्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब देखिए यहाँ पर वेट ऑफ इक्वेटर पे जो वेट होगा वो कम होगा पोल से। हमेशा इक्वेटर पे जो वेट होगा वो पोल से कम होगा, लेकिन मास सेम होगा। जो मास यहाँ पे है वो मास पोल पर भी होगा, वो मास चांद पर भी होगा। मास वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन जो वेट यहाँ पे होगा और जो वेट यहाँ पर करेंगे पोल पे तो वो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। इक्वेटर पे वेट कम होगा और पोल पे वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेट फोर्स है, मान लीजिए कोई अपना ये धरती है। ठीक है, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ क्या है? रोटेट कर रहा है। एफ नेट होगा जो डब्लू होगा यानी कि फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा। लेकिन जब ये रोटेट कर रहा है तो इधर भी तो फोर्स लग रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ तो फोर्स इधर भी तो लग रहा है। रोटेशन के कारण जो फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर के तरफ लग रहा है। तो इधर आपको mg खींच रहा है और इधर आपको m ओमेगा का स्क्वायर r cos थीटा खींच रहा है। मतलब कि ये जो अर्थ है वो पोल के तहत ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये है अपना पोल, तो पोल पे ऐसे रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो जब ये चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये पोल से डिस्टेंस जो हो जाएगा आर पे हमने रखा हुआ है मास को, हम ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये अर्थ रोटेट कर रहा है तो इस अर्थ का रोटेशन का जो एक कंपोनेंट होगा वो इधर होगा। रोटेशन का जो फोर्स होगा, इस रोटेशन का जो फोर्स होगा वो m ओमेगा स्क्वायर r होगा। ठीक है, अब ओमेगा क्या है? आर क्या है? आर जो है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है, पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब इस तरीके से घूमेगा तो यहाँ पर एक फोर्स इस तरफ लगेगा और एक फोर्स इस तरफ लगेगा। यानी कि यहाँ पर जब देखा जाए तो इसका एक कंपोनेंट जो हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा देखिए यहाँ पे है, थीटा ये वाला है और ये mg है। तो mg में से इतना को नेगेटिव कर लेंगे तो हमें f नेट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, mg ज़्यादा होगा और ये m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा वाला फोर्स जो होगा कम होगा। तो अगर हमें f नेट चाहिए, अगर हमें, तो देखिए f इस पे नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स mg नॉट इधर की तरफ खींच रहा है और m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा होगा। m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस कर लेंगे तो नेट फोर्स इस पे मिल जाएगा। अब जो इफेक्टिव है g इफेक्टिव होगा, यानी कि F/m कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा और ये बराबर होगा g नॉट माइनस
यहाँ से m हट गया, ठीक है, और यहाँ से m हट गया, और इसके बट्टे m किए थे वो m से m ख़त्म हो गया। तो जी इफेक्टिव बराबर जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आर अब ये क्या हो गया, आर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया। जब रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे रखेंगे, रेडियस ऑफ ये वाला रेडियस को हटाएंगे, ये वाला रेडियस को हटाएंगे, और जब रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियस गुने कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव होगा यहाँ पे जी नोट माइनस ओमेगा का स्क्वायर आर जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो ये छोटा वाला आर देख रहे हैं वो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने स्पीड से यहाँ पर घूम रहा होता है। ये अपना जो अर्थ है वो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ फोर्स लगा रहा होता है। अब देखिए जो एफ नॉट होगा वो एम जी नॉट एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगर थीटा हमने क्या रख दिया, अगर थीटा हमने 0 रख दिया, ठीक है, तो इक्वेटर पे हम मिलेंगे। थीटा क्या किए, अब थीटा यहाँ देखिए ये वाला जो थीटा है इसको हमने क्या किया 0 कर दिया। तो अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, इक्वेटर पे, ठीक है। अब इक्वेटर पे जी इफेक्टिव क्या होगा, तो जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दें तो जी इफेक्टिव जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी जो हो जाएगा वो जी नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। तो ये वाला टर्म अपना 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पर पोल पे जो होगा जी इफेक्टिव जो होगा वो जी नॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए परसेंट चेंज निकालना हो, कितने परसेंट चेंज होगा अगर हम लोग इक्वेटर से इधर के तरफ अगर मूव करेंगे तो कितने परसेंट चेंज होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चेंज इन जी, जी कितना चेंज हुआ बट्टे जी करेंगे, जी यहाँ पर चेंज इन जी कितना जी में चेंज हुआ और बट्टे जी करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंट चेंज हो गया। और ये कितने के बराबर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर बट्टे जी के बराबर होगा और इंटू 100, ठीक है। और ये टोटल चेंज अगर पोल से यहाँ तक आए तो माइनर सा चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में माइनर सा चेंज होता है, दैट इज 0.34%। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, कि अगर हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जी का वैल्यू कितना परसेंट से कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पोल से अगर इक्वेटर के तरफ बढ़ रहे हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कितना परसेंट अपना जी में जी नॉट में मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल से कितना परसेंट चेंज होगा, तो 0.34% से घट जाएगा। किधर, इक्वेटर की तरफ, मतलब जी का वैल्यू इक्वेटर की तरफ कम हो जाएगा और जी का वैल्यू पोल की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें वेटलेसनेस कराना है, हम कोई वेट फील ना करें, तो ये वाला जो फोर्स दिख रहा है आपको, ये ओमेगा स्क्वायर जो दिख रहा है आपको एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, इस टर्म को हम अगर 0 अगर हम लोग इसके बराबर कर देते हैं, इस फोर्स का इसके फोर्स के बराबर कर देते हैं, तो अब हमें यहाँ पे कोई फोर्स नहीं मिलेगा और हम लोग 0 ग्रेविटी में होंगे। क्लियर है। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, सपोज दैट इसको हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी इन सेंस ऑफ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी जो होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाता है, वहाँ से वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, मतलब अर्थ से जहाँ पर ग्रेविटी ख़त्म हो जाता है अर्थ का, उससे आगे के पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इन्फिनिटी से कोई भी यूनिट मास को, इन्फिनिटी से हम लोग धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं तुम्हें फील कराता हूँ इस पॉइंट को। देखो, मैं तुम्हें इन्फिनिटी पे ले गया जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क नहीं कर रहा है, हमारा ग्रेविटी 0 है वहाँ पे, दैट इज स्पेस में लेके चले गए हम तुमको, और वहाँ से धीरे धीरे पकड़ के हम तुमको ला रहे हैं ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो तुम यूनिट मास हो, मतलब तुम्हारा मास कितना है, 1 है, और फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो जहाँ पे लाएंगे
वो कितना वर्क हुआ, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इनफाइनाइट पे जीरो होगा, हम लाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगा जो कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, और वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम लोग कितना फोर्स लगा के उसको लेके आए उसके नेगेटिव के बराबर होगा। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, वो भी नेगेटिव में। अब देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो ये तो होता है मास कितना है, 10 kg 20 kg हो सकता है। एनर्जी के टर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो मास 10 kg 20 kg हो सकता है, लेकिन जब इसी एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लोग पर यूनिट मास में कन्वर्ट कर देंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा, और वो होगा माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बटे मास। ठीक है, कितना मास लिए हैं वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। पर यूनिट मास निकालने के लिए, पर यूनिट मास को लाने के लिए मास से डिवाइड कर देंगे तब हमें मिलेगा पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो उसमें मास कितना भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे तो उसमें मास जो होगा यूनिटी लेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो जूल पर केजी होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन आप लोग लिख सकते हैं। जूल का क्या होगा, एनर्जी का है तो ml²T-2 और केजी मास डिवाइड कर लेंगे, अपना आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो m डेल्टा v, मतलब कि इस m को इधर लाए तो डेल्टा u अपना निकल जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास गुने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से लेके हम जिस पॉइंट पे लेके आए हैं वो होगा। अब देखिए इंटेंसिटी बराबर होता है -dv, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बटे dr यानी कि रेडियस के रेस्पेक्ट में। जब भी हमें इंटेंसिटी निकालना हो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हो तो dr के रेस्पेक्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ईजिली हमें मिल जाएगा, और ये नेगेटिव में होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो इंटीग्रेट कर देंगे I इंटू dr, इस dr को इधर लाएंगे और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये नेगेटिव में होगा, और ये IdR। ठीक है, I क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, और dr क्या है, जो जिस डिस्टेंस है। ठीक है, dr क्या है, छोटा सा डिस्टेंस है। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अब पॉइंट मास के देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, कोई पॉइंट मास रखा हुआ है, ठीक है, कोई पॉइंट मास है और उसके r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो जब एनर्जी निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो नेगेटिव ऑफ Gm/m0, ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट मास है जिससे हम लोग यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और बट्टे R कर देंगे। ये मास 10 kg 20 kg 30 kg हो सकता है, मास से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है। और हमें पोटेंशियल निकालना हो तो इस मास इसके मास से हम लोग फिर डिवाइड कर देंगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास U/m0। ये स्केलर होता है, ठीक है, स्केलर होगा मतलब कि ये इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। नेगेटिव क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम लोग ये घट रहा है, नेगेटिव इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम लोग जितना ही रेडियस के पास आते जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। अब देखिए U/m0 माइनस Gm/r के बराबर होगा। G क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, M क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, जो भी लिए है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला मास हो जाएगा, और R हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल एनर्जी बट्टे मास कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, और ये -Gm/r के बराबर होगा। अब देखिए बहुत सारे चार्ज हम लोग रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे मास रखे हुए हैं, चार्ज का मैं बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे मास हम लोग बहुत सारे रखे हुए हैं। देखिए m, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, पोटेंशियल को यहाँ पे पता करना है कि इस सिस्टम का कितना पोटेंशियल है।
समझना थोड़ा। मैंने 4 मास रखे हैं, 1 2 3 4, और हमें ये जानना है कि इस सिस्टम का पूरा पोटेंशियल आप बताए हो हमको। तो कंबाइंड पोटेंशियल जो होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, V बराबर देखो -V1 इसका V1 इसका पोटेंशियल, फिर -V2 इसका पोटेंशियल, फिर -V3, ऐसे करके हम लोग सारे का पोटेंशियल जोड़ देंगे। अब देखो सारे को हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये चारों की वजह से एक टर्म आएगा, ठीक है, जिससे हम लोग एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन आएगा। मास यहाँ पर चारों का सेम है, देखो एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर ये एल लेंथ भी सेम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पर 4 रखो, 4 और 4 -3/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुने यहाँ पर कितना आएगा 3, 12/2 6, यानी कि 1 का पोटेंशियल लिख के 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंबाइंड मास सिस्टम का हमारा पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं स्फेरिकल सेल पे, ठीक है। अब देखते हैं थीन स्फेरिकल सेल के लिए, जो कि होलो है, स्फेरिकल सेल है, होलो है, ठीक है। तो आउटसाइड में हो जाएगा -gm/r, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास। सरफेस पे क्या हो जाएगा -gm/r, पॉइंट मास के लिए नेगेटिव में होगा, पोटेंशियल है। तो अगर इनसाइड देखें तो इनसाइड भी -gm/r हो जाएगा। यहाँ पर जितना होगा उतना ही यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग अंदर आएंगे तो पोटेंशियल उतना ही होगा। अगर इन्फिनिटी से अंदर के तरफ आते हैं तो इस सरफेस का पोटेंशियल और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल को हम लोग ऐड कर लेंगे तो सरफेस तक का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड -gm/r होगा, मतलब जितने दूर से ये आर आएगा उतना ही होगा, जस्ट लाइक आउटसाइड, मतलब कि पॉइंट चार्ज की तरह होगा। क्लियर है। देखो कन्फ्यूज़न यहीं पे होगा, आउटसाइड -gm/r हो जाएगा, सरफेस पे -gm/r ही होगा, और आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो -gm/r होगा। r क्या होगा, स्मॉल वाला होगा। r पे ध्यान देना है, ये आउटसाइड से जितने डिस्टेंस से हम लोग आएंगे ये वाला r हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, इसका ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पोटेंशियल है और ये वाला अपना एक्सिस पे r है, तो देखो यहाँ पर -gm/r है, मतलब कि r जब हम लोग 0 रखे हुए हैं, रेडियस यहाँ पर 0 है, मतलब सेंटर पे -gm/r है। यहाँ से बढ़ रहे हैं तो यहाँ तक कांस्टेंट है -gm/r, किस डिस्टेंस तक, तो इस r तक, ठीक है, इस r तक कांस्टेंट है, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है, तो अंदर कोई मास नहीं है तो -gm/r ही रहेगा पोटेंशियल। जब हम लोग r तक आएंगे, इसके रेडियस तक आएंगे, जब हम लोग इसके रेडियस तक पहुंच जाएंगे तब इससे रेडियस से आगे बढ़ेंगे तो जो अपना ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा और इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर। अब जब v को हम लोग मोड में ले लेते हैं तो इसको पलट दो, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर r जब r के कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर अपना रेडियस इसका r है, कैपिटल R, और स्मॉल r डिस्टेंस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल। तो अगर आउटसाइड पे देख रहे हैं r डिस्टेंस पे तो -gm/r पॉइंट मास की तरह होगा। सरफेस पे देख रहे हैं तो वैसे ही फॉलो होगा, लेकिन r जो होगा r के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड में देखते हैं तो -gm/2r³, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अंदर में जब हम जाते हैं कितना डिस्टेंस में, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, अंदर में जब हम लोग सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल मिलता है वो -gm/2r³, और ये होगा मल्टीप्लाई में 3r² - r²। अब देखो इसका डायमेंशन थोड़ा सा देख लेना, डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट है, देखो यहाँ पे 3r है, यहाँ पे 2r है, ठीक है। तो 3r³, यहाँ पे दोनों को डायमेंशन सेम रखो, ये r जो होगा r के बराबर रख दो, तो ये 3r² में से r² होगा, मतलब कि ये वाला r इस r के बराबर हमने रख दिया, ठीक है। छोटा वाला r के बराबर रख दिया, मतलब ये जो अंदर में जो छोटा वाला r है ये r, ये कैपिटल R के बराबर जब हम लोग रखेंगे तो ये 3r² - r² हो जाएगा। यहाँ पे 2r² हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा और r² से r³ जब कटेगा तो यहाँ पर केवल r बचेगा, यानी कि सरफेस की तरह इस पर पोटेंशियल आ जाएगा।
क्लियर है। तो इनसाइड में अगर निकालना होगा तो माइनस जी एम बटे 2r³ और ब्रैकेट में 3r² माइनस r² होगा सॉलिड स्फीयर के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इसको याद रखिएगा। ये पूछेगा कब, जब हम सेंटर से r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे हैं क्या पोटेंशियल, ठीक है। और ये कितना के बराबर हो जाएगा, v सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा -3/2 g कैपिटल M, इसका M रखेंगे और बट्टे इसका रेडियस। समझ आया। अगर पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि इसके पोटेंशियल बताइए कहाँ पे, अंदर में सेंटर पे, तो ये हो जाएगा -3/2 gm/r। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे ये दोनों कन्फ्यूज़न होगा, बाकी ये दोनों तो हमारे लिए कोई कुछ नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, पॉइंट मास की तरह है। यहाँ पर इस दोनों में थोड़ी सी ध्यान दे देना, सेंटर पे जो होगा -3/2 gm/r हो जाएगा, r इसका लेना, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ जो होगा इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में 3gm/r है, यहाँ पर 3gm/2r है, यानी कि सेंटर पर नेगेटिव में है। हमने यहाँ पर मोड नहीं लिया है तो यहाँ पर नेगेटिव में आया है, ठीक है, इसका वैल्यू। अब देखिए ये जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे किधर, सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कहाँ तक, स्मॉल r जब कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से जब हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो पोटेंशियल जो होगा, जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसे ही R पे बने तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, जिसका ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इसी कारण रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा जैसे जैसे हम लोग R की तरफ बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए किसी भी यूनिफॉर्म रिंग के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर O वाले डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो O वाले डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा -gm/x² + r², और ये रूट अंडर होगा। सेंटर पे देखें तो -gm/r होगा, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। क्लियर है। हाफ रिंग के लिए जो होगा V0, मतलब यहाँ पे सेंटर पे, इसके हाफ रिंग के सेंटर पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये -gm/r होगा, जस्ट लाइक पॉइंट मास की तरह। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। अर्थ मास सिस्टम मतलब अर्थ और मास के सिस्टम का क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्फीयर की तरह ही होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो -g कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, और जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो /r, ठीक है। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये आएगा। सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो -3/2 gm/r, और ये 3/2 नेगेटिव में होगा। अब ये जस्ट लाइक स्फीयर की तरह ही है, सॉलिड स्फीयर की तरह। अगर सॉलिड स्फीयर का याद हो गया तो ये समझो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम भी याद हो गया, ठीक है। अर्थ के मास देखिए पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर क्या होगा, तो ये होगा -g कैपिटल M स्मॉल m/r + h के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम सरफेस टू हाइट h। अब h हाइट पे कितना पोटेंशियल चेंज होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए जब हम लोग mgh डिवाइड कर देंगे 1 + h/r से, तो h हाइट पे हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल सरफेस से। समझ आ रहा है। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और कोई बोले कि 600 किलोमीटर, यहाँ से 600 किलोमीटर ऊपर बताओ तो कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ से 600 किलोमीटर ऊपर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास कितना मास है हम लोग का, ग्रेविटेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट पे मतलब मान लो 200 किलोमीटर है तो यहाँ पे 200 रखेंगे, और ये 1 और प्लस 200 h यहाँ पर भी है ना, तो 200 रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे, और इस सारे को कट्टम काट करेंगे तब हमें पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा h हाइट पे, ठीक है। कहाँ से, सरफेस से। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है किससे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये मास अर्थ है, ठीक है, और ये इसका मास m है और इसका रेडियस r है। अब कोई ऑब्जेक्ट m मास का है, उसको इनफाइनाइट से हम छोड़ दिए। कहाँ से छोड़ दिए? इनफाइनाइट डिस्टेंस ले जाके, अर्थ का ग्रेविटी जहाँ पे 0 होता है वहाँ से हमने छोड़ दिया। तो ये बाहर कोई वर्क नहीं किया है। पोटेंशियल के केस में क्या था, हम लोग पकड़ के ला रहे थे, तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इनफाइनाइट पर ले गए और इनफाइनाइट पर ना ही हमने इसे काइनेटिक एनर्जी दिया और ना ही पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का जी का वैल्यू 0 हो गया है, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो ये गिरता जाएगा, यहाँ पे कहीं अर्थ के सरफेस पे आके गिरेगा। तो इसका यहाँ पर हमें वेलोसिटी पता करना है कि किस वेलोसिटी से ये टकराएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो 0 यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पर भी 0 होगा ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट पर देख रहे हैं। तो अब जब टकराएगा ये, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ mv² हो जाएगा जब ये टकराएगा अर्थ से, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो -gm, और जो मास है उसका वो हो जाएगा मास बट्टे रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आएगा हमारा √2gm/r। जिस वेलोसिटी से ये आके टकराएगा अर्थ से, उसका वैल्यू हो जाएगा √2gm/r। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी वो होता है हम अर्थ पे खड़े होके कितने स्पीड से फेंक दें कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस ना आए अर्थ पे, ठीक है। कितने स्पीड से हम लोग अर्थ से ऑब्जेक्ट को फेंक दे कि फिर से वो वापस अर्थ पे ना आए, दैट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए जहाँ पे ग्रेविटी 0 हो जाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस पे डिपेंड कर रहा होता है। कौन? एस्केप वेलोसिटी। किस पे डिपेंड नहीं करता है? जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उस जिसको हम लोग फेंक रहे हैं उस पे ये डिपेंड नहीं करता है। किस एंगल से हम लोग अर्थ से प्रोजेक्ट किए हैं इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। और सरफेस ऑफ अर्थ से जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो बराबर होगा √2g0 इंटू r, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ और g0 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब डेंसिटी के तौर पे देखा जाए तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आएगा? 8/3 πg ρr² के बराबर आएगा, ठीक है। भी जब एस्केप वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी के तौर पे दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा है क्या? एस्केप वेलोसिटी बताइए। किसी भी प्लैनेट का रेडियस दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्या एस्केप वेलोसिटी उसका कितना होगा। कितने वेलोसिटी से हम लोग फेंक देंगे तो ये फिर वापस नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला से हम लोग डेंसिटी के टर्म निकालेंगे। और डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चांद पे दे दिया है। मान लो चांद पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है यहाँ पे, और उसका रेडियस भी दे दिया है, तो उसका हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मान लो उसका डेंसिटी दे दिया चांद का और रेडियस दे दिया चांद का, मून का दे दिया, इतना सारे चीज़, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए 8/3, 8 में 3 से डिवाइड करेंगे, पाई और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ρr² कर देंगे, तो हमें इजीली इसके वेलोसिटी मिल जाएगा। अब देखिए जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρr², ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी और r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, √अंडर में होगा ये, ठीक है। r बाहर निकाल लेंगे तो r जो हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ अर्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √अंडर डेंसिटी के।
देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है स्केप वेलोसिटी का। तो स्केप वेलोसिटी और रेडियस के बीच हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, कब? जब डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी हम लोग क्या किए? कांस्टेंट कर दिए। और रेडियस और स्केप वेलोसिटी का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर है? कब? अब ये ग्राफ तब बनेगा जब मास कांस्टेंट रख दिए, ठीक है, अर्थ का या फिर कोई भी प्लानेट का मास कांस्टेंट है, और तब वेलोसिटी जो होगा, स्केप वेलोसिटी वो डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होगा 1/√r के, ठीक है, जिसका r ज़्यादा होगा। अब r बढ़ेगा तो स्केप वेलोसिटी कम होगा। तो जब हम लोग स्केप वेलोसिटी और रेडियस का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए स्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है, यहाँ पर gm/r होगा, यहाँ पर √gm² होगा। ये कब ग्राफ बनेगा? जब स्केप वेलोसिटी बराबर gm² होगा। क्लियर है? अब देखिए वेलोसिटी इनफाइनाइट। अब हमने फेंक तो दिया, मैंने तुम्हें उठाया अर्थ से और फेंक दिया इतना स्पीड से कि तुमने चला गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब कि ग्रेविटी को पार कर गया, फिर अर्थ पे वापस नहीं आया। अब मैंने क्या किया कि तुम्हें जो वेलोसिटी दिया है वो स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा दे दिया है। अब वहाँ पर भी तुम्हारे पास वहाँ पर भी वेलोसिटी रहेगा जहाँ पर तुम पहुँचोगे, ऐसा नहीं हो कि इनफाइनाइट में जाके रुक जाओगे। तो हमने तुम्हें इसके वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दिया है, उस कंडीशन में कितना वेलोसिटी होगा वहाँ पहुँचने के बाद वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगा वो गिवन वेलोसिटी के स्क्वायर और माइनस करेंगे इसके वेलोसिटी के स्क्वायर से, तो हमें मिल जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के बाद कितना वेलोसिटी होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये लिख दिया है मैंने। बी जी क्या है? गिवन वेलोसिटी। बी जो है इसका वेलोसिटी है, और भी इनफाइनाइट मतलब वेलोसिटी एट इनफाइनाइट क्या होगा। अब देखो भी फ्रॉम हाइट एच फ्रॉम द सरफेस। अब एच हाइट पे कितना स्केप वेलोसिटी लगाएंगे। अब मान लो अर्थ से 100-200 किलोमीटर हम ऊपर चले गए और वहाँ से हम लोग स्केप वेलोसिटी पता करना है। तो देखो यहाँ पे r है तो r में h ऐड कर दिए, कितना ऊपर गए हैं वो h ऐड कर देंगे तो हमें स्केप वेलोसिटी मिल जाएगा। उस पॉइंट पे वहाँ से कितना स्केप वेलोसिटी होगा वो हमें मिल जाएगा। देखिए सैटेलाइट मोशन सर्कुलर पाथ में कैसा सैटेलाइट मोशन करता है। अब ये अपना क्या है? अर्थ है, इसका रेडियस r है, और ये एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, और ये मूव कर रहा है अपने v0 से। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दिया? इसको v0 स्पीड दे दिया ऐसे घूमने के लिए। तो ये v0 कितना दें कि ये मूव करे सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ में मूव करे और ये यहाँ से कहीं और नहीं जाए। मैंने बोला कि एक सैटेलाइट है उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराना है, तो कितना हम लोग वेलोसिटी देंगे कि ये इसी तरीके से मूव करते रहेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो वो अपना वेलोसिटी होगा v स्केप वेलोसिटी बटे √2। समझ आया? मैंने बोला कि स्केप वेलोसिटी बटे √2 कर देंगे तो उतना वेलोसिटी अगर इसके वेलोसिटी के √2 बटे √2 के बराबर इसको वेलोसिटी देते हैं, तब क्या होगा? ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल होगा GR के बराबर। इसके वेलोसिटी √2GR होता है। अब √2 से √2 कटेगा तो ये आ जाएगा √2GR के बराबर। यानी कि √2GR अगर वेलोसिटी दे देते हैं किसी भी प्लानेट को यहाँ पर किसी भी h हाइट पे ले जाके, तो वो उसी पे रिवॉल्व करता रहेगा। डेंसिटी के तौर पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 4/3 πg ρr² के बराबर होगा। ठीक है, ये रेडियस है अर्थ का। ठीक है, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, और क्या है? डेंसिटी ऑफ अर्थ है। यानी कि किसी भी प्लानेट पे अगर पूछेगा कि बताइए कितने वेलोसिटी से अगर एक सैटेलाइट को हम लोग फेंक देंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो वो रिवॉल्व करता रहेगा, तो वो हम ऐसे बना सकते हैं। वो अर्थ का वो प्लानेट का डेंसिटी दिया होगा और रेडियस दिया होगा, तो हम उसका सैटेलाइट मोशन सर्कुलर पाथ का निकाल सकते हैं इजीली। अब देखो जो ये रिवॉल्व कर रहा है, ये जो रिवॉल्व कर रहा है अपना, इसको हम लोग कितना वेलोसिटी दे देंगे तो ये यहाँ से स्केप करके कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो इसको हम लोग √2 v0 के बराबर यहाँ पर जितना हम लोग दिए हैं उसके √2 गुना दे देंगे वेलोसिटी, तो वो इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे ये इधर लाएंगे तो √2 v0 हो जाएगा,
और जब इतना वेलोसिटी देंगे तो इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और वो इस प्लानेट को छोड़ के, इस अर्थ को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। देखो ये √2 का वैल्यू 1.41 होता है v0, और इसका वेलोसिटी हमें कितना परसेंट बढ़ाना होगा, लगभग 41%। इसका वेलोसिटी, इस सैटेलाइट का वेलोसिटी अगर हम लोग 41% बढ़ा दें तो ये स्केप कर जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। अब इस सैटेलाइट का एनर्जी क्या है, ठीक है, इस सैटेलाइट का एनर्जी क्या है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा -G कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और ये M है जो सैटेलाइट का मास है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -GM कैपिटल M R+H। स्फीयर के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आया था वही यहाँ पे होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगा ½ mv, मास कितना है इसका, और v0 यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, ये वाला वेलोसिटी कितना है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर करके, तो हमें काइनेटिक एनर्जी इजीली मिल जाएगा। v0 यानी कि इस वाले वैल्यू को हम रख देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और ये हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m 2r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी के आधा होता है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के आधा होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना क्या आया है, पोटेंशियल एनर्जी आया है, और इसके आधा कर दिए हैं हम लोग, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आधा हो चुका है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पर इधर एनर्जी है, ठीक है, और इधर हम लोग का रेडियस है। ये रेडियस है, कितना डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से जब ग्राफ बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, और ये अपना क्या है, टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, दोनों आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा होगा। क्लियर है। तो ये इसके थ्रू ये आपसे ग्राफ सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा। अब देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। टी बराबर होता है 2πr, v0 के बराबर होता है 2πr। मतलब क्या है, सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो 2πr होगा, सर्कुलर रेडियस के सर्कुलर पाथ के बराबर होगा, और v0 से जब डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बटे स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम हमें मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये 2π/√GM आएगा, और ये ऊपर आएगा r/3/2। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है, ठीक है। और इसका जो आएगा अपना वो 3/2 के पावर में आएगा। अब देखिए केपलर का थर्ड लॉ भी क्या कहता है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के बराबर, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k/r³ हो जाएगा, और ये टाइम पीरियड होता है k√k r3/2। तो यहाँ पर देखो r⁻3/2 इसका भी है, r⁻3/2 इसका भी है, इसका दोनों का टाइम पीरियड ये प्लानेटरी मोशन के लिए होता है और ये सैटेलाइट के लिए है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, √अंडर k को हम लोग इक्वल कर सकते हैं 2π/√GM के। इसकी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो k का वैल्यू जब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा अपना बाहर √अंडर से, और ये हो जाएगा 4π² के बराबर। अब g को यहाँ ला सकते हैं, k को यहाँ रख सकते हैं, तो g बराबर 4π² km हो जाएगा, या फिर k बराबर 4π² GM के बराबर होगा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और के प्लस कांस्टेंट के बीच का ये रिलेशन है जो कि डायरेक्ट पूछा गया था हमारे नीट एग्जाम में। अब देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने 3 बेसिक लॉ दिया था प्लैनेटरी मोशन का। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, और दूसरा था अपना एरियल वेलोसिटी पे, ठीक है, और तीसरा जो था वो टाइम पीरियड पे था।
ठीक है। तो 3 बेसिक लॉ इन्होंने दिया था। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट देखते हैं। जितने भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं सन के चारों तरफ, और सन एक फोसी पे होता है। इलिप्स के 2 फोसी होते हैं, एक फोसी पे सन हो रहा होता है। देखो, सन से नज़दीक वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियम, और दूर वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एपीहेलियम। ये अपना इलिप्टिकल पाथ है। ये मैक्सिमम रेडियस है और ये अपना मिनिमम रेडियस है। ठीक है, ये सन से मिनिमम रेडियस है और ये वाला मैक्सिमम रेडियस है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस को 2a बोल रहे हैं, और इसको हम लोग 2b बोल सकते हैं। ये b हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस 2b हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 2a हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस a हो जाएगा। समझ आया? तो हम लोग जब x² / a² करेंगे प्लस y² / b², तो ये इक्वल हो जाएगा 1। जब हम लोग a को b के बराबर रख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा किसका, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ये अपना इक्वेशन है इलिप्स का। अब देखिए r मैक्स और r मिन का हम जो सम करेंगे तो ये 2a के बराबर होगा। देखिए ये r मिन यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये यहाँ तक का डिस्टेंस, जब दोनों को सम करेंगे तो ये 2a के बराबर होगा, ये डिस्टेंस के बराबर होगा। अब r मिनिमम जो होगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो a, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, और ये ब्रैकेट में 1 - e, यहाँ पे e 1 से कम होगा। ठीक है, e एक कांस्टेंट है, 1 से कम होगा, जो कि अपने फॉर्मूले अपने क्वेश्चंस में e का वैल्यू दिया हुआ होगा। ठीक है, r मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा a × 1 + e के बराबर होगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम है तो 1 + e हुआ है, यहाँ पे मिनिमम है तो r - e हुआ है। क्लियर है? e हमेशा 1 से छोटा होगा। देखिए r मैक्सिमम बटे r मिनिमम जो होगा इक्वल होगा 1 + e बटे 1 - e। ठीक है, तो r मैक्स और r मिन का रेशियो जो होगा 1 + e बटे 1 - e के बराबर होगा। केप्लर का सेकेंड लॉ कहता है कि वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट होगा, इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है या फिर जो स्पीड है प्लैनेट का वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे कांस्टेंट नहीं है? जब सन से दूर होगा तो इसका वेलोसिटी कम होगा, यानी कि स्पीड कम होगा प्लैनेट का। जब सन के पास होगा तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन एरियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जाने में जितना एरिया लगेगा, मान लो 10 मिनट में यहाँ से यहाँ गया कोई प्लैनेट, तो ये जो एरिया कवर होगा वो 10 मिनट में यहाँ से यहाँ आने में एरिया उतना ही एरिया कवर होगा। अब मान लो यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लगा, और अगर यहाँ इस पॉइंट से हम लोग यहाँ गए 1 घंटा लगा, तो दोनों एरिया सेम होगा। दैट इज एरियल वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो सन के स्वीप करेगा एरिया वो इक्वल होगा, यानी कि dA/dt एरिया अपॉन टाइम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखिए जो एरिया होगा, जो एरिया स्विफ्ट करेगा उसको अगर निकालना है तो ½ RV × dt कर देंगे। देखो dA/dt इधर ला दिए हम लोग, ½ RV के बराबर होगा। dA/dt किसके बराबर होगा? ½ RV के बराबर होगा। R क्या है? ये वाला रेडियस है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है। ये R लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये R लेंगे तो यहाँ से यहाँ। देखो R छोटा है, यहाँ R बड़ा है, तो यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी R बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, और R छोटा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो R भी कांस्टेंट है। तो R मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, R मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगा। अब देखो दोनों का रेशियो करेंगे तो R मैक्स R मिन बराबर 1 + e और 1 - e के बराबर होगा। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम बटे वेलोसिटी मिनिमम, R मैक्सिमम बटे R मिनिमम, ये होगा 1 + e 1 - e के बराबर होगा, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये रिलेशन। अब देखो जब हम लोग m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m भी r बटे 2m हो जाएगा, और ये l बटे 2m, m भी r को हम लोग l लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, और बटे 2m के बराबर होगा। m क्या है? मास ऑफ ये प्लैनेट होगा। ठीक है, सन का मास ये नहीं होगा, और ये जो है कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टॉर्क 0 हो जाएगा। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो टॉर्क 0 होगा, और एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ का सन के तरफ होगा, यानी कि प्लैनेट का एक्सेलरेशन हमेशा सन के तरफ होता है। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगा, चूंकि स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा। टोटल एनर्जी कितने के बराबर होगा? G कैपिटल M मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट बटे R मैक्स
आर मीन, आर मैक्स आर मीन दोनों को सम के बराबर करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिल रहा होगा। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो ए क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, ए क्यूब के बराबर होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर मैक्स प्लस आर मीन बटे 2। ठीक है, इसका और इसका दोनों को जोड़ के हम 2 कर देंगे तो ये ए के बराबर होगा, यानी कि ये यहाँ ये ए है और यहाँ तक का 2a होता है। ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस 2a होता है, तो ये आर मैक्स यहाँ ये हो जाएगा आर मिनिमम आर मैक्सिमम और बटे 2 कर देंगे तो ये ए के बराबर आ जाएगा और इसका क्यूब में होगा। ठीक है, अब टोटल टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा कि ए क्यूब के बराबर होगा। क्लियर? तो टी स्क्वायर इक्वल टू के ए स्क्वायर। केपलर कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं दिया होता है जनरली, अगर देगा भी एग्जाम में तो इसका वैल्यू दे देगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखते हैं। ठीक है, ये अपना केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन खत्म। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो सैटेलाइट को बाइंड करके एक जगह पर रखता है, मूव नहीं होने देता है, तो वो कैसे होता है, तो उसका कितना एनर्जी उसमें लगता है जिसके कारण एनर्जी वो सैटेलाइट अपने जगह छोड़ के नहीं जाता है, वो होता है टोटल एनर्जी का मॉड, मतलब नेगेटिव होगा ये, तो इसको मॉड लगा देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और ये मॉड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो होगा नेगेटिव टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा, नेगेटिव टोटल एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज ई माइनस जी एम स्मॉल एम बटे 2r। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, एम क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट है और बटे 2r। ठीक है, अब पूछेगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बताओ एक, जिसका वेट जो है 100 kg है, तो आप इजीली बता सकते हैं। अब देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है जिससे वो एक जगह पे रहता है। जियो स्टेशनरी मतलब एक जगह पे और रहेगा, एक वहाँ से मूव नहीं करेगा। पहला, इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलो या फिर पार्किंग सैटेलाइट बोलो या फिर रिले सैटेलाइट बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होगा अर्थ की तरह ही। ठीक है, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होगा अर्थ की तरह। कितने हाइट पर होता है, तो अर्थ के सरफेस से 6r हाइट पे, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो 6r हाइट पे होता है। और अगर सेंटर से देखा जाए तो 7r डिस्टेंस पे होता है कौन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये 6r जो होगा सरफेस से होगा और सेंटर से 7r पे होगा। टाइम पीरियड देखा जाए तो 24 आवर इसका होता है, जितना ही टाइम पीरियड अर्थ का होगा उतना टाइम पीरियड इसका होता है। क्लियर है? इसका वेलोसिटी देखा जाए तो 3.1 किलोमीटर पर आवर होता है और ये इक्वेटोरियल प्लेन में होता है। इक्वेटोरियल मतलब मैंने बताया इक्वेटोरियल पे होता है और एक होता है पोलर। ठीक है, अब देखिए पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट का क्या होता है, अबाउट पोल पे ये मूव करता है। इसका टाइम पीरियड 100 मिनट होता है, 100 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा किसी भी सैटेलाइट का, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट होगा, वर्क जीरो होगा। वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी के कारण मोमेंटम वेरिएबल होगा। मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो मोमेंटम भी वेरिएबल होगा। तो बस ये अपना ख़त्म हो गया ग्रेविटेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप कमेंट कर सकते हैं किस चैप्टर का वन शॉट वीडियो मैं बनाऊं जो कि रिवीजन की तरह हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियो बनाने का। थैंक यू।